अगर आप भी ट्रेडिंग में बिगिनर हैं या कंटिन्यूअस लॉसेस बुक कर चुके हैं और आप अपने ट्रेडिंग मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस बुक समरी में, जिसका नाम है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स। इसके लेखक हैं रेनार्ड टियो। लेखक एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग विद रेनार्ड के फाउंडर भी। उनका ये बुक लिखने का एक ही मकसद है, रिटेल ट्रेडर को सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचाना। इस बुक में आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, टूल्स और टेक्निक्स को जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर यह जानते हैं कि बुक में आपको क्या क्या जानने मिलेगा। फर्स्ट, फंडामेंटल न्यूज़, इंडिकेटर्स, सिग्नल सर्विसेज के बिना भी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेड के दौरान अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने और लॉस रिड्यूस करने के लिए अपने एंट्री और एग्जिट टाइम को कैसे बेहतर बनाएं। तीसरा, अपने प्रॉफिट पोटेंशियल को इंक्रीज करते हुए विनिंग रेट को कैसे इम्प्रूव करें। चौथा, अलग अलग मार्केट कंडीशन और टाइम फ्रेम में कैसे एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें। पांचवा, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को पूरी तरह खाली होने से बचाने के लिए कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह रिस्क को मैनेज करें। छठवां, अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो ऐसी स्थिति में आप कैसे अपने आप को शांत रख सकते हैं। सातवां, एक प्रूवन फ्रेमवर्क जिसका यूज करके आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ पर यह मायने नहीं रखता क्या आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं। आठवां, एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निक जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में मदद करेगा। बुक स्टार्ट करने से पहले लेखक ये भी कहते हैं कि जो भी स्ट्रेटजीज आप यहाँ सीखेंगे उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने से पहले अपने लेवल पर वेरीफाई करें, क्योंकि यह सब चीज़ें प्रीवियस डाटा पर वेरीफाइड हैं और मार्केट हमेशा चेंज होता है। अगर आप भी प्राइस एक्शन से रिलेटेड इन बातों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द नेचुरल लॉस ऑफ ट्रेडिंग। फर्स्ट लॉ, फॉलोइंग ए कंसिस्टेंट सेट ऑफ एक्शंस लीड्स टू कंसिस्टेंट रिजल्ट। ये लॉ कहता है कि अगर आप लंबे समय तक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्शंस यानी कि अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं तो ही आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड लॉ, यू मस्ट हैव एन एज इन द मार्केट। ये लॉ कहता है कि जब भी आप ट्रेड में लॉस करें तो आपका रिस्क अमाउंट कम होना चाहिए और जब भी आप ट्रेड में प्रॉफिट बुक करें तो प्रॉफिट अमाउंट रिस्क अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। बिना एज के अगर आपके पास बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी हो फिर भी आप एक लूजिंग ट्रेडर ही रहेंगे। थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ये लॉ कहता है कि शॉर्ट रन में आपके रिजल्ट रैंडम हो सकते हैं बट लॉन्ग रन में आपके रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेंसी के आसपास ही रहेगा। लेखक इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड्स और टेल्स आने के 50-50% चांसेस होते हैं। जब एक ही कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया जाता है जिसमें 6 टाइम्स हेड्स और 4 टाइम्स टेल्स आता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि हेड्स आने के 60% चांसेस हैं और टेल्स आने के 40% चांसेस हैं। और जब सेम कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया जाता है तो हेड्स और टेल्स आने के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 50-50% ही होते हैं। फोर्थ लॉ, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर डाउनसाइड। ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास मार्केट में एज हो फिर भी बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के आप एक लूजिंग ट्रेडर ही रहेंगे। यहाँ पर लेखक एग्जाम्पल देते हैं। पर्सन ए और पर्सन बी दोनों ही रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 लेते हैं।
यहाँ पर पर्सन बी अपने टोटल कैपिटल का 25% पर ट्रेड रिस्क लेता है, जबकि पर्सन ए टोटल कैपिटल का ओनली 1% पर ट्रेड रिस्क लेता। अगर दोनों के केस में इनिशियल 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और बाकी ट्रेड बचे हुए अमाउंट पर करते हैं, पर्सन बी हर ट्रेड पर 25% का रिस्क लिया और इनिशियल 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इसलिए टोटल लॉस इक्वल टू नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड इनटू रिस्क अमाउंट पर ट्रेड, जो कि 4 into 25 यानी 100% होता है। यहाँ पर पर्सन बी के केस में इनिशियल 4 ट्रेड में ही टोटल कैपिटल खत्म हो गया। अब देखते हैं पर्सन ए के केस में। पर्सन ए ने हर ट्रेड पर अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लिया था। पर्सन ए का इनिशियल 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ और इसके बाद के 4 ट्रेड में प्रॉफिट। पर्सन ए के केस में आउटकम्स इस प्रकार होंगे: टोटल लॉस इक्वल टू नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड इनटू रिस्क अमाउंट पर ट्रेड, मतलब 4 into 1 इक्वल टू 4%, और टोटल प्रॉफिट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रॉफिट ट्रेड इनटू रिवार्ड परसेंट पर ट्रेड, मतलब 4 into 2 इक्वल टू 8%। यहाँ पर पर्सन ए का नेट प्रॉफिट 8% माइनस 4% इक्वल टू 4% है। यहाँ पर पर्सन ए के पर्सन बी के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर रिस्क मैनेजमेंट था। फिफ्थ लॉ, यू नीड मनी टू मेक मनी। यहाँ पर लेखक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं, अगर आप पर ईयर एवरेज 20% प्रॉफिट बनाते हैं तो $1000 पर आपको $200 पर ईयर मिलते हैं और $100,000 पर आपको $20,000 पर ईयर मिलेंगे, और इसी तरह $1 million पर आपको $200,000 मिलेंगे। यहाँ पर आपको मालूम चल गया होगा कि आपका रिटर्न अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट पर डिपेंड। सिक्स्थ लॉ, यू मेक बिग मनी बाय कंपाउंडिंग योर रिटर्न्स। आपने लॉ 5 में देखा कि आपका एवरेज रिटर्न अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट पर डिपेंड करता है, इसलिए जब आप अपने पर ईयर एवरेज प्रॉफिट को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करते जाते हैं तो आपका रिटर्न भी कंपाउंड होता चला जाता है। सेवेंथ लॉ, देयर इज नो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आउट देयर। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बेस्ट का मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। किसी के लिए लो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है तो किसी के लिए हाई रिटर्न बेस्ट होता है, और ये लिस्ट बढ़ती जाती है। एट्थ लॉ, नो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क ऑल द टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हर टाइम काम करे तो मार्केट कंडीशन को भी सेम ही रहना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी हर वक्त काम नहीं करता है। नाइन्थ लॉ, द सीक्रेट टू मेकिंग मनी एवरी डे। ये लॉ कहता है कि आपके प्रॉफिट बनाने का प्रोबेबिलिटी आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट ये लॉ रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर एक दिन में लार्ज नंबर में ट्रेड नहीं ले सकता है। अगर ऐसा करता है तो कमीशन फी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ये लॉ सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म के लिए एप्लीकेबल है। 10th लॉ, ट्रेडिंग इज गेट रिच लो स्कीम। यहाँ पर लेखक आपको यह कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं कम टाइम में तो आपका रिस्क अमाउंट भी बड़ा ही होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सही नहीं है। इसलिए आपको ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। आप अपने रिटर्न प्रॉफिट अमाउंट को 2 तरीकों से बढ़ा सकते हैं, फर्स्ट अकाउंट साइज और दूसरा रिटर्न परसेंटेज। यहाँ पर आपको लेखक अकाउंट साइज को बढ़ाने पर जोर देते हैं ताकि आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। चैप्टर 2, व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड हाउ डज इट वर्क्स। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, शेयर प्राइस तब बढ़ती है जब नंबर ऑफ बायर सेलर के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, बट एक्चुअल में यह मेन रीज़न नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया 100 बायर्स हैं, जिसमें से
हर कोई गूगल के एक एक शेयर खरीदना चाहता है और सेम टाइम एक ही सेलर है जो अपने 1 मिलियन शेयर को बेचना चाहता है। यहाँ पर शेयर की कीमत बढ़ेगी या फिर घटेगी। सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज़्यादा होने के कारण कीमत घटेगी। अब देखते हैं, अगर आप प्राइस एक्शन को सीख लेते हैं तो ट्रेडिंग में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। फर्स्ट बेनिफिट, आपको ट्रेड करने के लिए फंडामेंटल न्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए प्राइस होता है। अगर आप न्यूज़ के बेसिस पर ट्रेड करते हैं तो हो सकता है कि आप एक बेस्ट ट्रेड को मिस कर दें। अगर आप लंबे समय से मार्केट में हैं तो आपको यह मालूम होगा कि कभी कभी नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी शेयर की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप प्राइस को फॉलो करते हैं तो आपका बेस्ट ट्रेड को मिस करने का चांसेस भी घट जाता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल न्यूज़ वालों के पास नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ दोनों होते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है तो पॉजिटिव न्यूज़ दिखाते हैं और जब प्राइस घट जाती है तो नेगेटिव न्यूज़। इसलिए हर समय मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़ दोनों होते हैं। सेकंड बेनिफिट, अगर आप प्राइस को डायरेक्टली देखते हैं तो आपके मैनिपुलेशन होने का चांसेस बहुत कम है। अगर आपको इंडिकेटर प्रॉपर तरीके से यूज़ करना नहीं आता है तो आप इंडिकेटर के रीडिंग से मैनिपुलेट हो सकते हैं। मान लिया करंट मार्केट कंडीशन में RSI इंडिकेटर ओवरबॉट रीडिंग दिखा रहा हो और सेम टाइम अगर इसी इंडिकेटर की सेटिंग में कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं तो यही इंडिकेटर ओवरसोल्ड रीडिंग दिखाएगा। प्राइस में किसी तरह का फॉर्मूला नहीं लगता, ना ही किसी तरह के एडजस्टमेंट। प्राइस भी मैनिपुलेट होता है बट बहुत कम होता है। जब कम लिक्विड मार्केट में डीपर पॉकेट्स एंट्री करते हैं तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हो जाता है। थर्ड बेनिफिट, आप अपने एंट्री और एग्जिट टाइम को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इंडिकेटर यूज करते हैं तो प्राइस के मूव होने के बाद ही इंडिकेटर आपको रीडिंग दिखाता है। इस तरह आप थोड़े टाइम के लिए एंट्री में लेट हो जाते हैं। अगर आप प्राइस को फॉलो करते हैं तो जैसे ही प्राइस में आपको एंट्री सिग्नल मिलता है आप एंट्री कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट, अलग अलग मार्केट कंडीशन में ट्रेड करने के लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क है। जिस तरह से आपको एक घर बनाने के लिए डिज़ाइन और लेआउट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह ट्रेडिंग में भी फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको प्लान करना होता है कि कब आपको खरीदना है, कब आपको बेचना है और कब आपको मार्केट से बाहर रहना है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के डाउनसाइड भी हैं। फर्स्ट डाउनसाइड, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एक्यूरेट बैक टेस्ट के साथ परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। बैक टेस्ट करने के दौरान आप प्रीवियस डाटा का यूज करते हैं और आप ऐसे बिहेव करते हैं मानो आप लाइव ट्रेड कर रहे हों। बट इस अप्रोच में भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपको पता है बिटकॉइन अप ट्रेंड में था तो आप ऐसे कंडीशन में शॉर्टिंग को अवॉइड करेंगे और लॉन्ग साइड जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। जब आप हर ट्रेड के रिजल्ट को रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें भी एरर की संभावना है, इसलिए ये रिजल्ट भी लेस रिलायबल होते हैं। सेकेंड डाउनसाइड, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को वैलिडेट करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। बैक टेस्टिंग का अल्टरनेटिव है फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग में आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट पर टेस्ट करते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो कुछ ही महीनों में आपको सैंपल मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो 1 या 2 साल वेट करना पड़ सकता है। थर्ड डाउनसाइड, इसमें सब्जेक्टिविटी शामिल है। दो ट्रेडर अपने एक्सपीरियंस और बायसेस के कारण सेम चार्ट पर अलग अलग पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करने के लिए एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क होना जरूरी है। चैप्टर 3, मार्केट स्ट्रक्चर, डिकोडिंग द सीक्रेट बिहेवियर ऑफ द मार्केट्स। मार्केट 4 स्टेज में मूव करती है। फर्स्ट, एक्यूमुलेशन स्टेज, सेकेंड, एडवांसिंग स्टेज, थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, फोर्थ, डिक्लाइनिंग स्टेज। एक्यूमुलेशन स्टेज, इस स्टेज में डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस कंसोलिडेट होने लगता है।
लॉजिक है कि जब तक सेलिंग प्रेशर हाई रहता है प्राइस नीचे गिरते जाता है, और जब एक पार्टिकुलर एरिया में बाइंग प्रेशर इंक्रीज होने लगता है तो प्राइस कंसोलिडेट होने लगता है। इस स्टेज पर बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसे एक्यूमुलेशन स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट होने लगता है ताकि मार्केट फिर से हाई प्राइस की ओर मूव करे। अब एक्यूमुलेशन स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फर्स्ट, डेली टाइम फ्रेम में लास्ट 5 या उससे ज्यादा महीनों तक अगर प्राइस गिरने लगता है तो उसके बाद यह स्टेज बनता है। सेकंड, डाउन ट्रेंड में एरिया ऑफ वैल्यू मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के साथ एक रेंज मार्केट की तरह दिखाई देता है। थर्ड, 200 डे मूविंग एवरेज साइड की ओर मूव करने लगता है। फोर्थ, प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के अप एंड डाउन स्विंग करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी एक्यूमुलेशन स्टेज बनता है इसका यह मतलब नहीं कि ब्रेकआउट हायर ही हो, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। एडवांसिंग स्टेज, एक्यूमुलेशन स्टेज के बाद जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तब यह स्टेज बनता है। इसमें प्राइस अप ट्रेंड में मूव करता है। बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब एडवांसिंग स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फर्स्ट, एक्यूमुलेशन स्टेज के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ही प्राइस इस स्टेज को बनाता है। सेकंड, इसमें हायर हाई और हायर लो के सीरीज बनते हैं। थर्ड, प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहता है। फोर्थ, 200 डे मूविंग एवरेज हाई प्राइस की ओर पॉइंट करने लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, इस स्टेज में प्राइस अप ट्रेंड के दौरान कंसोलिडेट होने लगता है। लॉजिक है कि इस स्टेज में सेलिंग प्रेशर भी इंक्रीज होने लगता है और धीरे धीरे बाइंग प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, डेली टाइम फ्रेम में 5 या उससे ज्यादा महीनों तक प्राइस अप ट्रेंड में रहा हो तब यह स्टेज बनता है। सेकेंड, अप ट्रेंड के दौरान सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ एक रेंज मार्केट बनाता है। थर्ड, 200 डे मूविंग एवरेज साइड की ओर मूव करने लगता है। फोर्थ, प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के अप एंड डाउन स्विंग करता है। अब आते हैं लास्ट स्टेज पर, डिक्लाइनिंग स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के बाद जब प्राइस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देता है तब यह स्टेज बनता है। इस स्टेज में सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। डिक्लाइनिंग स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद यह स्टेज बनता है। सेकेंड, इसमें प्राइस लोअर हाई और लोअर लो के सीरीज बनाता है। थर्ड, प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहता है। फोर्थ, 200 डे मूविंग एवरेज नीचे की ओर पॉइंट करने लगता है। अब मार्केट के चार्ट को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट कौन से स्टेज में है। जब एक्यूमुलेशन स्टेज में रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप बाइंग ऑर्डर ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में जब सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो आप सेलिंग ऑर्डर ले सकते हैं, और जब मार्केट में स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप मार्केट से बाहर ही रहें। फोर्थ चैप्टर, द ट्रूथ अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट चार्ट पर एक हॉरिजॉन्टल एरिया होता है जहां पर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण प्राइस ऊपर की ओर मूव करने लगता है। रेजिस्टेंस चार्ट पर एक हॉरिजॉन्टल एरिया होता है जहां पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण प्राइस नीचे की ओर गिरने लगता है। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बताई गए हैं। फर्स्ट, चार्ट पर कम से कम 300 कैंडल्स आपको दिखाई देने चाहिए। सेकंड, मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स को ड्रॉ करें। थर्ड, इन लेवल्स को इस तरह एडजस्ट करें ताकि इनमें ज्यादा से ज्यादा टचेस शामिल हो। अब आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के कंसेप्ट पर। फर्स्ट, शॉर्ट टाइम पीरियड में जितनी बार प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है ये लेवल्स उतना ही कमजोर होते जाता है। यहाँ पर लेखक ये भी कहते हैं कि अधिकतर ट्रेडिंग बुक्स इसके अगेंस्ट में बताते हैं, फिर भी लेखक अपने इस स्टेटमेंट के लिए रीजन देते हैं।
मार्केट जब सपोर्ट एरियाज में रिवर्स होता है बाइंग प्रेशर के ज़्यादा होने के कारण, इसका मतलब बाइंग प्रेशर इंस्टीट्यूशन, हेज फंड या बैंक द्वारा क्रिएट किया गया होता है, और जब फिर से मार्केट सपोर्ट एरिया में रिटेस्ट होता है तो रिमेनिंग बाइंग प्रेशर फिर से प्राइस को ऊपर ले जाता है, और लास्ट में अगर फिर से मार्केट सपोर्ट एरिया में आता है तो बाइंग प्रेशर बनाने के लिए कोई नहीं होता। इस तरह सपोर्ट एरिया कमजोर हो जाता है। सेकेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में चार्ट पर एरियाज होते हैं। ये एरिया ट्रेडर के दो ग्रुप में डिवाइड होने के कारण बनते हैं। फर्स्ट ग्रुप के ट्रेडर जब मार्केट सपोर्ट के नज़दीक आता है तो अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें इसलिए तुरंत मार्केट में एंटर कर जाते हैं, जिन्हें फोमो ट्रेडर भी कहा जाता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेडर। सेकेंड ग्रुप वाले ट्रेडर मार्केट जब उनके बेस्ट प्राइस पर पहुंचता है तब मार्केट में एंटर करते हैं। यहाँ मालूम नहीं चलता कि कौन से ग्रुप मार्केट में डोमिनेट है, इसलिए एरिया बन जाते हैं। थर्ड, जब भी प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यही सपोर्ट फ्यूचर में रेजिस्टेंस बन जाता है, और इसी तरह रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो यही रेजिस्टेंस बाद में फ्यूचर सपोर्ट बन जाता है। इसके रीजन को थ्योरीज के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट, सपोर्ट एरिया ब्रेक होने से पहले जिन ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशन बनाए थे, अब यही ट्रेडर अपने लॉस अमाउंट को कम करने के लिए प्राइस का सपोर्ट एरिया तक वापस आने का वेट करते हैं, और जैसे ही प्राइस सपोर्ट एरिया के नज़दीक आता है तो ये एग्जिट कर देते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। अगर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सपोर्ट एरिया से डायरेक्टली नीचे की ओर प्राइस गिरने लग जाता है। इस तरह सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सेकेंड, और जिन ट्रेडर्स ने ब्रेकआउट के टाइम अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था वो भी अब मार्केट में एंटर करेंगे, और इस तरह ट्रेडर फिर से सेलिंग प्रेशर को इंक्रीज कर दे। थर्ड, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब सपोर्ट एरिया ब्रेक होने के बाद अगर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडर्स को लगता है कि सपोर्ट एरिया अब रेजिस्टेंस बनने वाला है तो ये ट्रेडर्स भी फिर से मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इस थ्योरी को यूज करना थोड़ा बहुत मुश्किल है क्योंकि आप हर इंडिविजुअल ट्रेडर की बिलीव को नहीं मालूम कर सकते हैं। वैल्यू एरियाज को कई तरीकों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, न सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, जैसे मूविंग एवरेज, चैनल, ट्रेंड लाइन। फॉर एग्जांपल, इन हेल्दी ट्रेंड में जब प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के रिस्पेक्ट करता है तो यही मूविंग एवरेज वैल्यू एरिया की तरह काम कर। फिफ्थ, आप कई तरीकों से यह मालूम कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कब ब्रेक होगा, जैसे फर्स्ट, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस ब्रेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि इसमें हायर हाई और हायर लो के सीरीज बनते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ब्रेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सेकेंड, रेजिस्टेंस में हायर लो बाइंग प्रेशर के सेलिंग प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा होने का इंडिकेशन दिखाता है, और इसी तरह सपोर्ट एरिया में लोअर हाई जब बनता है तो यह सेलिंग प्रेशर के ज़्यादा होने का इंडिकेशन दिखाता है। चैप्टर 5, हाउ टू मास्टर कैंडलस्टिक पैटर्न्स लाइक अ प्रो। अब देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है और यह कैसे काम करता है। कैंडल्स में 4 डाटा पॉइंट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन मार्केट ओपन प्राइस को दिखाता है, हाई स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हाईएस्ट प्राइस को दिखाता है, लो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लोएस्ट प्राइस को दिखाता है, और क्लोज मार्केट क्लोजिंग प्राइस को। जब कैंडल में ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से ज़्यादा होता है तो इसे बियरिश कैंडल कहते हैं, इसका कलर रेड होता है, और जब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज़्यादा होता है तो इसे बुलिश कैंडल कहते हैं, इसका कलर ग्रीन होता है। अब कुछ बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स को देखेंगे जो इंडिकेट करते हैं कि करंट मोमेंट में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनते हैं। आप मार्केट कंडीशन को कंसीडर करने के बाद इसमें बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट पैटर्न, हैमर। हैमर पैटर्न सिंगल कैंडल होता है। इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है अपर शैडो बहुत कम या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्राइस
ट्रेंड के 1/4 टॉप में क्लोज होना चाहिए। लोअर शैडो की लंबाई बॉडी के लंबाई से लगभग 2 या 3 गुना होना चाहिए। अब हैमर के अर्थ को समझते हैं। फर्स्ट, जब मार्केट ओपन होता है तो सेलिंग प्रेशर के ज़्यादा होने के कारण प्राइस और भी नीचे गिरने लगता है। सेकेंड, एक पर्टिकुलर पॉइंट में बाइंग प्रेशर भी इंक्रीज होने लगता है जिससे प्राइस भी फिर से बढ़ने लगता है। थर्ड, बाइंग प्रेशर इस बार इतना ज़्यादा होता है कि ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हो जाता है। सेकेंड पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। यह पैटर्न 2 कैंडल का बना होता है। इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट कैंडल बेयरिश क्लोज हो। शैडो को कंसिडर न करते हुए सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को कम्प्लीटली कवर करना चाहिए। सेकेंड कैंडल बुलिश कैंडल हो। अब देखते हैं इस पैटर्न के मीनिंग को। फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण प्राइस नीचे गिरता है और सेकेंड कैंडल में बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि प्रीवियस कैंडल के हाई को भी क्लोज कर देता है। थर्ड पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न। यह पैटर्न 2 कैंडल का बना होता है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट कैंडल बेयरिश क्लोज हो। सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के मिडिल से ऊपर क्लोज होना चाहिए। सेकेंड कैंडल बुलिश कैंडल हो। इस पैटर्न का मीनिंग, फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण प्राइस नीचे गिरता है। सेकेंड कैंडल में बाइंग प्रेशर भी इंक्रीज होने लगता है जिससे सेकेंड कैंडल का क्लोज प्रीवियस कैंडल के 50% से भी ज़्यादा पर होता है। फोर्थ पैटर्न, ट्विज़र बॉटम। यह पैटर्न 2 कैंडल का बना होता है। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि फर्स्ट कैंडल लोअर प्राइस पर रिजेक्शन दिखाता हो। सेकेंड कैंडल प्रीवियस लो को रिटेस्ट करते हुए हाई प्राइस पर क्लोज हो। मीनिंग, फर्स्ट कैंडल में सेलर प्राइस को नीचे गिराते हैं, तब तक गिराते हैं जब तक कि बाइंग प्रेशर नहीं मिले। सेकेंड कैंडल में सेलर प्राइस को फिर से नीचे गिराते हैं बट इस बार स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होने के कारण फेल हो जाते हैं। फिफ्थ पैटर्न, मॉर्निंग स्टार। यह पैटर्न 3 कैंडल से बना होता है। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट कैंडल बेयरिश क्लोज हो, सेकेंड कैंडल स्मॉल रेंज हो, थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के 50% से भी ज़्यादा प्राइस पर क्लोज हो। मीनिंग, फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण प्राइस नीचे गिरता है। सेकेंड कैंडल में सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर इक्विलिब्रियम में होता है इसलिए स्मॉल रेंज बनता है। थर्ड कैंडल में बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए कैंडल हाई प्राइस पर क्लोज होता है। अब देखते हैं बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। ये पैटर्न्स अप ट्रेंड में बनते हैं। फर्स्ट पैटर्न, शूटिंग स्टार। यह एक सिंगल कैंडल होता है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि लोअर शैडो बहुत कम या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्राइस ट्रेंड के बॉटम क्वार्टर पर क्लोज हो। अपर शैडो बॉडी लेंथ के 2 या 3 गुना होना चाहिए। मीनिंग, फर्स्ट, जब मार्केट ओपन होता है तो बाइंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण प्राइस बढ़ जाता है। सेकेंड, एक पर्टिकुलर टाइम में सेलिंग प्रेशर भी इंक्रीज होने लगता है जिससे प्राइस फिर से नीचे गिरने लगता है। थर्ड, सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कैंडल को ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज कर देता है। सेकेंड पैटर्न, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। यह पैटर्न 2 कैंडल का बना होता है। आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज हो। बिना शैडो को कंसिडर करते हुए सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को कम्प्लीटली कवर करे। सेकेंड कैंडल बेयरिश क्लोज हो। मीनिंग, फर्स्ट कैंडल में बाइंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण प्राइस बढ़ जाता है। सेकेंड कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर होने के कारण प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता। थर्ड पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर। इसमें 2 कैंडल होते हैं। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज हो। सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के मिडिल के नीचे
क्लोज होना चाहिए। सेकेंड कैंडल बेयरिश क्लोज हो, मीनिंग फर्स्ट कैंडल में बाइंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण प्राइस बढ़ जाता है। सेकेंड कैंडल में सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, जिससे प्राइस फर्स्ट कैंडल के मिडिल के नीचे क्लोज हो जाता है। फोर्थ पैटर्न लूजर टॉप या जो कैंडल का बना होता है, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है फर्स्ट कैंडल हायर प्राइस पर रिजेक्शन शो करे, सेकेंड कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को रिटेस्ट करते हुए लोअर प्राइस पर क्लोज हो। फर्स्ट कैंडल में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण प्राइस बढ़ते जाता है जब तक कि सेलिंग प्रेशर ना मिले। सेकेंड कैंडल में फिर से बायर्स प्रीवियस कैंडल के हाई को रिटेस्ट करते हैं, बट स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर होने के कारण फेल हो जाते हैं। फिफ्थ पैटर्न इवनिंग स्टार, इसमें 3 कैंडल होते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज हो, सेकेंड कैंडल स्मॉल रेंज हो, थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के 50% से नीचे क्लोज होना चाहिए। मीनिंग फर्स्ट कैंडल में बाइंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण प्राइस बढ़ जाता है। सेकेंड कैंडल में बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसलिए स्मॉल रेंज का कैंडल बनता है। थर्ड कैंडल में सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मार्केट लोअर प्राइस पर क्लोज हो जाता है। अगर आपको इन पैटर्न्स को याद करने में दिक्कत आती है तो लेखक आपके लिए एक मेथड बताते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आपको देखना है कि रेंज के रिलेटिव में प्राइस कहाँ पर क्लोज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बुलिश कैंडल में बॉडी साइज बहुत बड़ा और अपर शैडो बहुत छोटा हो तो यह इंडिकेट करता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, और जब बॉडी बहुत छोटा और अपर शैडो बहुत बड़ा होता है तो यह इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा। चैप्टर 6 द सीक्रेट टू रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट। फर्स्ट, हाउ द स्मार्ट मनी हंट्स योर स्टॉप लॉस। मार्केट बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देता है। जितने ज़्यादा मार्केट में बायर्स और सेलर्स रहेंगे, मार्केट के लिए लिक्विडिटी उतना ही ज़्यादा रहेगी। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं तो आपके लिए लिक्विडिटी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बट इंस्टीट्यूशंस के लिए लिक्विडिटी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हेज फंड मैनेज करते हैं, आप ABC स्टॉक के 1 मिलियन शेयर खरीदना चाहते हैं जो $110 पर शेयर अभी मार्केट में चल रहा है और सपोर्ट एरिया $100 पर। अगर आप इस समय मार्केट में एंट्री करते हैं तो बाइंग प्रेशर इंक्रीज होने के कारण प्राइस भी बढ़ जाएगा, जिससे आपका 1 मिलियन शेयर पर आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस $115 पर शेयर होगा, जो कि करंट प्राइस से $5 ज़्यादा है। आप $5 के स्लिपेज से बचने के लिए प्राइस को नीचे सपोर्ट एरिया में पुश करेंगे ताकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होने लगता है एक साथ सेल ऑर्डर भी क्रिएट हो जाते हैं। इसी वक्त आप मार्केट में अपने बेस्ट प्राइस के साथ बाय ऑर्डर लगाते हैं। यहाँ पर आपको $5 का स्लिपेज भी नहीं होता। लेखक सभी रिटेल ट्रेडर से कहते हैं कि कभी भी सपोर्ट के जस्ट लो में स्टॉप लॉस ना लगाएं। फिर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, फिर अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? नेक्स्ट पॉइंट में आपको यह आंसर मिल जाएगा। सेकेंड, हाउ टू सेट अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं ताकि जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव करे तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो। सबसे पहले आपको एरिया और वैल्यूज यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है, फिर इसमें बफर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोर्ट एरिया का लो $100 में है तो आपका स्टॉप लॉस $100 से नीचे वाले वैल्यू में होना चाहिए, और इसी तरह रेजिस्टेंस में भी स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस ऐसे लेवल पर लगाया जाता है जहां पर आपका ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिड हो जाता है। थर्ड, हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन साइज इन फॉरेक्स। रिस्क मैनेजमेंट का सीक्रेट है कि जब भी आप लॉस करें तो स्मॉल अमाउंट करें और
जब भी आप गेन करें तो लॉस अमाउंट से ज़्यादा ही करें ताकि आप लॉस अमाउंट को रिकवर कर पाएं। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि आपका रिस्क परसेंटेज रिवार्ड के परसेंटेज से ज़्यादा होना चाहिए। लेखक ने एक डायग्राम की मदद से इसे समझाया। 10% loss of trading capital but 11.11% gain to recover loss। इसी तरह 20% loss पर 25% gain, 30% loss पर 42.85% gain, 40% loss पर 66.66% gain, 50% loss पर 100% gain, 60% loss पर 150% gain, 70% loss पर 233% gain, 80% loss पर 400% gain, 90% loss पर 900% gain और 100% loss पर ग्रोथ। पोजीशन साइज आप इस फॉर्मूला के साथ निकाल सकते हैं। पोजीशन साइज इक्वल टू अमाउंट यू आर रिस्किंग डिवाइडेड बाय ओपन ब्रैकेट स्टॉप लॉस इनटू वैल्यू पर पिप क्लोज ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास $10,000 है, आप हर ट्रेड पर 1% रिस्क लेते हैं जो $100 होता है। आपका स्टॉप लॉस 200 पिप्स का है। एक स्टैंडर्ड लॉट के लिए पर पिप $10 USD होता है। इसलिए आपका पोजीशन साइज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय ओपन ब्रैकेट 200 इंटू 10 क्लोज ब्रैकेट जिसका वैल्यू 0.05 आता है। इस ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका मैक्सिमम लॉस $100 का होगा जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ 1% है। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आइए देखते हैं कैसे आप उसमें भी पोजीशन साइज निकालें। पोजीशन साइज इक्वल टू अमाउंट यू आर रिस्किंग डिवाइडेड बाय ओपन ब्रैकेट साइज ऑफ योर स्टॉप लॉस क्लोज ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल $50,000 है। इसका 1% $500 रिस्क अमाउंट है और स्टॉप लॉस $2.50 का है। इसलिए आपका पोजीशन साइज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 2.5 मीन्स 200 शेयर्स है। अब आपको यह पता करना है कि जब मार्केट आपके फेवर में मूव करे तो कब आपको एग्जिट करना है। लेखक एग्जिट करने के 3 तरीके बताते हैं। फर्स्ट, जब आप एक स्विंग को कैप्चर करते हैं तो अपोजिंग प्रेशर के स्ट्रॉन्ग होने के इंडिकेशन के साथ ही एग्जिट कर दें। इसमें आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप मार्केट के रिवर्स होने से पहले ही एग्जिट कर देते हैं। इसमें डिसएडवांटेज भी है कि आप बहुत बड़े मूव को कैप्चर करने से मिस कर देंगे। सेकेंड, अगर आप बिग मूव को कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में मूव करेगा, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हायर प्राइस पर मूव करते जाना है। एडवांटेज, अगर आपने बिग मूव को कैप्चर कर लिया तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता है। डिसएडवांटेज, आप मार्केट में 30 to 45% ही बिग मूव को कैप्चर कर सकते हैं। आपको अपने प्रॉफिट में से 30 to 50% लॉस करना पड़ सकता है। साइकोलॉजिकली बिग मूव को कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता है। आप अपने स्टॉप लॉस का ट्रेल करने के लिए मूविंग एवरेज, एवरेज टू रेंज, मार्केट स्ट्रक्चर का हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अब ट्रेंड में ट्रेड लेते हैं और मूविंग एवरेज का यूज करते हैं तो आप तब तक ट्रेड से एग्जिट नहीं करते हैं जब तक कि प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस। थर्ड, हाइब्रिड अप्रोच। इस मेथड में टारगेट हिट होने के बाद पोजीशन साइज के कुछ पोर्शन को एग्जिट कर दिया जाता है और रिमेनिंग पोर्शन को बिग मूव को कैप्चर करने के लिए होल्ड किया जाता है। यहाँ पर लेकर कहते हैं कि फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद 50% से ज़्यादा पोर्शन एग्जिट नहीं करे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा एग्जिट कर दिया जाता है तो प्रॉफिट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। डिसएडवांटेज, फर्स्ट, अगर आपके फेवर में मार्केट मूव करता है तो कभी भी आपको फुल साइज पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले ही कुछ पोर्शन को एग्जिट कर दिया है। सेकेंड, अगर मार्केट फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद रिवर्स हो जाता है तो आपको रिमेनिंग पोर्शन पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में से लॉस बुक करने पड़ेंगे। चैप्टर 7, ट्रेडिंग फॉर्मूलाज, हाउ टू डेवलप winning strategies to beat the market. First, the MAEE formula. यहाँ पर M
मार्केट स्ट्रक्चर, ए एरिया वैल्यू, थर्ड ई एंट्री ट्रिगर और लास्ट ई एग्जिट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको मार्केट का करंट स्टेज आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप मार्केट स्टेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप मार्केट से बाहर ही रहें। एरिया ऑफ वैल्यू में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और चैनल जैसे वैल्यू एरिया आते हैं जहां पर आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। एंट्री ट्रिगर में कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर जैसी चीजें आपको यह बताती है कि ट्रेड में कब एंटर करना है। एग्जिट में दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट, जब मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव करे तो स्टॉप लॉस हिट होते साथ ही ट्रेड से एग्जिट करना है। सेकेंड, और जब मार्केट आपके फेवर में मूव करे तो आप टारगेट हिट होते साथ ही एग्जिट कर सकते हैं या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। MAEE फॉर्मूला के बोनस टिप्स। फर्स्ट, पावर मूव इनटू एन एरिया ऑफ वैल्यू। वैल्यू एरिया जैसे सपोर्ट में बड़े कैंडल आते हुए दिखते हैं। इनमें थोड़ा सा या कोई पुल बैक नहीं दिखता। बिग बॉडी कैंडल इसलिए आते हुए दिखते हैं क्योंकि बाइंग प्रेशर यहाँ पर बहुत कम होता है। जब प्राइस नीचे गिरने लगता है तो लोएस्ट पॉइंट पर न्यू बायर्स मिल जाते हैं जिससे प्राइस थोड़ा सा पुल बैक होता है। मार्केट में जब भी लिक्विडिटी गैप आती है यानी कि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर दोनों में से कोई एक अगर दूसरे के कंपैरिजन में बहुत कम होता है तो प्राइस कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में मूव करता है। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न में सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है तो यह स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन को शो करता है, और यदि सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल से थोड़ा सा ही बड़ा है तो यह वीक प्राइस रिजेक्शन को शो करता है। थर्ड, एरिया जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है। सेकेंड, द MBEE फॉर्मूला। यहाँ पर M मार्केट स्ट्रक्चर, B बिल्डअप, थर्ड E एंट्री ट्रिगर और लास्ट E एग्जिट शो करता है। बिल्डअप एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज होता है या फिर आप कह सकते हैं कि यह एक नैरो रेंज कैंडल्स का सीरीज है। अगर रेजिस्टेंस के आसपास बिल्डअप बनता है तो इसका दो मीनिंग निकलते हैं। फर्स्ट, बायर्स रेजिस्टेंस में भी हाई प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हैं। सेकेंड, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत कम होने के कारण प्राइस नीचे नहीं गिरता। MBEE फॉर्मूला के बोनस टिप्स। फर्स्ट, डोंट ट्रेड इनटू ट्रैफिक। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कभी भी सपोर्ट एरिया में सेलिंग ना करें क्योंकि यहाँ बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है जब तक कि सपोर्ट ब्रेक ना हो। सेकेंड, 20 पीरियड मूविंग एवरेज को अपने गाइड की तरह यूज करें। जब भी बिल्डअप बनता है तो यह मालूम नहीं चलता कि यह 5 कैंडल्स का बनेगा या 10 कैंडल्स का या फिर 20 कैंडल्स का। जब लेखक ने अपने प्रीवियस ट्रेड पर इसे एनालाइज किया तो उन्हें मालूम चला कि जब भी बिल्डअप का लो 20 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करता है तो ब्रेकआउट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थर्ड, बिल्डअप जितना ज्यादा टाइट होता है या उतना ही स्ट्रोंगर होता है, इसलिए आप लूज बिल्डअप को अवॉइड कर सकते हैं। इसके दो रीजन हैं। फर्स्ट, लूज बिल्डअप में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को रिड्यूस कर देता है। सेकेंड, अगर आप लॉन्ग ट्रेड पर हैं तो बिल्ड के हाई पर सेलिंग प्रेशर मौजूद रहता है और आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यह एक रेजिस्टेंस। थर्ड, द DERR फॉर्मूला। D डेवलपिंग योर ट्रेडिंग प्लान, E एग्जीक्यूट, थर्ड R रिकॉर्ड एंड लास्ट R रिव्यू। ट्रेडिंग प्लान गाइडलाइंस का सेट होता है जो आपकी ट्रेडिंग को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, ट्रेडिंग के लिए आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग में कितना टाइम दे सकते हैं। सेकेंड, आप कौन से मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो किस टाइप के स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं। स्टॉक लार्ज कैप, मिड कैप
स्मॉल कैप हो सकता है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो कौन से करेंसी पेयर में आप फोकस करेंगे। थर्ड, आपके ट्रेडिंग सेटअप के लिए क्या क्या कंडीशन होंगे। अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं तो आप कब ट्रेड में एंटर करेंगे और किन किन कंडीशन में ट्रेड से बाहर रहेंगे, यह सब चीजें मेंशन। फोर्थ, अगर प्राइस आपके अगेंस्ट में मूव करे तो आप ट्रेड से कैसे एग्जिट करेंगे। आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। जब भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको ट्रेड से एग्जिट कर देना है। फिफ्थ, अगर प्राइस आपके फेवर में मूव करे तो आप ट्रेड से कैसे एग्जिट करेंगे। अगर आप स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं तो टारगेट हिट होते साथ ही एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिग मूव को कैप्चर करना चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। आप हाइब्रिड अप्रोच भी अपना सकते हैं। सिक्स्थ, आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ 1% रिस्क लेना चाहिए। सेवेंथ, आप कितना यूनिट ट्रेड करेंगे। इसके लिए आप पोजीशन साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके 5 रिजल्ट हो सकते हैं: ब्रेक इवन ट्रेड, स्मॉल विन, स्मॉल लॉसेस, बिग विन और बिग लॉसेस। आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ बिग लॉसेस को हमेशा के लिए एलिमिनेट कर। अगर आप बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ट्रेड का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, जो आपको एमेच्योर ट्रेडर से सेपरेट करता है। जब भी आप अपने ट्रेड को रिकॉर्ड करें तो उसमें डेट, टाइम फ्रेम, सेटअप, मार्केट, प्राइस इन, प्राइस आउट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इन आर को जरूर शामिल करें। आपको अपने प्रॉफिट और लॉस को आर में रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप $5 रिस्क पर $10 बनाते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि 1 आर पर 2 आर का प्रॉफिट। इसके साथ ही आपको 3 टाइप्स के चार्ट को सेव करना है। फर्स्ट, हायर टाइम फ्रेम चार्ट। सेकंड, एंट्री टाइम फ्रेम चार्ट। थर्ड, ट्रेड कंप्लीट होने के बाद का चार्ट। आप हाई टाइम फ्रेम चार्ट से यह मालूम कर सकते हैं कि बिग पिक्चर में आप कहां पर हैं। ट्रेड कंप्लीट होने के बाद के चार्ट से आप प्रॉफिट और लॉस को एनालाइज कर सकते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो है रिव्यू। अपने एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करने के लिए लेखक एक फॉर्मूला बताते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी इक्वल टू ओपन ब्रैकेट विनिंग परसेंट इनटू एवरेज विन क्लोज ब्रैकेट माइनस ओपन ब्रैकेट लूजिंग परसेंट इनटू एवरेज लॉस क्लोज ब्रैकेट माइनस ओपन ब्रैकेट कमीशन प्लस स्लिपेज क्लोज ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल, आपका विनिंग रेट और लॉसिंग रेट 50-50% है। एवरेज विन $1000 है, एवरेज लॉस $500 है और कमीशन और स्लिपेज $10 है। अगर आपका एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका स्ट्रेटजी के पास मार्केट में एज है। अब आपको ऐसे पैटर्न आइडेंटिफाई करना है जिसमें आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और सिमिलर पैटर्न पर ट्रेड करने का फोकस करना है। ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई करें जिसमें आपका लॉसेस हुआ हो और इस तरह के पैटर्न पर ट्रेड करना अवॉइड करें। अगर आप लार्ज लॉसेस से बचना चाहते हैं तो कभी भी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करें। चैप्टर 8, एडवांस्ड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स। टेक्निक 1, प्री ब्रेकआउट टेक्निक। हाउ टू एंटर ए ब्रेकआउट बिफोर द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने से पहले कैसे ब्रेकआउट में एंटर करें। अगर आपके एंट्री टाइम फ्रेम में बिल्डअप बनता है तो लोअर टाइम फ्रेम में बिल्डअप के लो पर प्राइस रिजेक्शन को देखें। अगर आपको प्राइस रिजेक्शन दिखता है तो हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो सकता है। सेकेंड टेक्निक, नॉट ऑल ट्रेंड्स आर क्रिएटेड इक्वल। कोई ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है या फिर वीक है या पुल बैक के डेप्थ पर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट 38% से अधिक नहीं होता और प्राइस के लिए 20 पीरियड मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करता है। एक हेल्दी अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट 50% से ज्यादा नहीं होता और 50 पीरियड मूविंग एवरेज प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करता है। वीक अप ट्रेंड में कम से कम 62% रिट्रेसमेंट होता है और प्राइस 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट बनाता है।
Third technique, don't trade in the direction of the trend when the price is overstretched. For example, एक हेल्दी अपट्रेंड में प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के अप एंड डाउन स्विंग करता है। जब प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर होता है, अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, जो आपके ट्रेडिंग सेटअप के लिए इनवैलिड। फोर्थ टेक्निक, हाउ टू आइडेंटिफाई हिडन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द मार्केट। मार्केट कभी भी स्ट्राइट लाइन में मूव नहीं करता है, पुल बैक आपको देखने मिलेगा ही। अगर ट्रेंडिंग मूव स्ट्रॉन्ग है तो सेम डायरेक्शन में लार्ज कैंडल्स का रेंज बनेगा और अपोजिट साइड में कैंडल के साइज छोटे होते जाएंगे। फिफ्थ टेक्निक, हाउ टू टेल व्हेन द मार्केट इज एग्जॉस्टेड एंड अबाउट टू रिवर्स। जब मार्केट ओपन होता है तो यह पर डे एक लिमिट रेंज में ही मूवमेंट करता है, जिसे वोलेटिलिटी बोल सकते हैं। ATR, एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर, मार्केट में वोलेटिलिटी को मेजर करता है। जब 20 पीरियड ATR डेली टाइम फ्रेम में 100 पिप्स रीडिंग शो करता है, इसका मतलब यह है कि लास्ट 20 दिनों से मार्केट डेली एवरेज 100 पिप्स में मूव कर रहा है। यहाँ पर यह मतलब नहीं होता कि जब मार्केट 100 पिप्स से बाहर हो तो मार्केट रिवर्स करेगा ही। अगर आप इसके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं तो रिवर्सल को फिल्टर कर सकते हैं। सिक्स्थ टेक्निक, नॉट ऑल मार्केट्स आर क्रिएटेड इक्वल। यहाँ पर लेखक एक सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को अप्लाई करते हैं डिफरेंट मार्केट में। प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होने पर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, तब तक पोजीशन को होल्ड करते हैं जब तक कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होता। लो ब्रेक होते ही शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और शॉर्ट पोजीशन को तब तक होल्ड करते हैं जब तक कि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं होता। इसी प्रोसेस को रिंच और रिपीट करते हैं। अगर प्राइस आपके फेवर में मूव करता है तो आप मनी बनाएंगे और अगर आपके अगेंस्ट में तो आप लॉस करेंगे। अगर आप इस सिंपल सिस्टम को दो अलग अलग मार्केट पर अप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट भी अलग अलग मिल सकता है। एक मार्केट में हो सकता है कि प्राइस आपके फेवर में मूव करे तो दूसरे में आपके अगेंस्ट। सेवंथ टेक्निक, हाउ टू मैनेज योर ट्रेड्स लाइक अ प्रो यूजिंग हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जब हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो और आप स्मॉल टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर आप बिग मूव को कैप्चर कर सकते हैं। आप हायर टाइम फ्रेम की मदद से या डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेड के दौरान आपको स्विंग लेना है, बिग मूव कैप्चर करना है या फिर हाइब्रिड अप्रोच अपना। एट टेक्निक, हाउ टू टेल व्हेन द मार्केट इज अबाउट टू मेक अ बिग मूव। अगर आप लंबे समय तक मार्केट में ध्यान दिए हैं तो आपको मालूम होगा कि मार्केट लो वोलेटिलिटी से हाई वोलेटिलिटी में मूव करता है, फिर हाई वोलेटिलिटी से लो वोलेटिलिटी में। अगर मार्केट स्ट्रक्चर एक्यूमुलेशन है और इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है तो आप एक बिग मूव को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर यह बुक समरी समाप्त होता है। इसी तरह के बुक समरी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।